हेलो एवरीवन। दिल्ली पर शासन किसका है, उपराज्यपाल का या फिर मुख्यमंत्री का? यह मुद्दा लगातार आपको कई वर्षों से चर्चा का विषय रहा है और हाल ही में इसने एक नया मोड़ लिया है। देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा से एक बिल पारित किया गया, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल 2023। लेकिन इस बिल के माध्यम से क्या उपराज्यपाल को यहां पर एक नाम मात्र के शासक से वास्तविक शासक के रूप में परिवर्तित किया गया? क्या मुख्यमंत्री की शक्तियों को यहां पर सीमित कर दिया गया है? क्या दिल्ली को यहां पर सीधे केंद्र के अधीन ले आया गया है? ऐसे मुद्दों को समझना यहां पे बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सभी मुद्दों को लेकर इस बिल में यहां पे बातें की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसीजन आया था इससे पहले, उस डिसीजन को भी कहीं ना कहीं इस बिल के माध्यम से बदला गया है। तो आइए यहां पे समझते हैं क्या है इस बिल में, किस तरीके से यहां पे प्राधिकार और शक्तियों में परिवर्तन किया गया है, आने वाले समय में दिल्ली पर किस तरीके से शासन किया जाएगा, क्या यहां पे उपराज्यपाल मुख्यमंत्री से आपको ज्यादा बेहतर या ज्यादा कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था में उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो इन सभी मुद्दों को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये मुद्दा काफी हाईलाइटेड रहा है और इस पर काफी सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो मुद्दा है, चर्चा का जो विषय है, उस मुद्दे को पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो किन किन चीजों को लेकर के हैं। सबसे पहले देखिए, जो बात इसमें की गई है 3 और 7 अगस्त को, 2 तारीख है यहाँ पर। आप देखिए 3 अगस्त को देखा जाए तो लोकसभा से और 7 अगस्त को राज्यसभा से दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को पारित कर दिया गया है। इसका पूरा नाम जो है बिल का, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन बिल 2023 है। इस बिल के अगर आप सिर्फ विश्लेषण कर लें तो यहां पे 3 मुद्दे समझ में आते हैं। पहला, प्राधिकरण को अधिकारियों के तबादलों तैनातियों के संबंध में शक्तियां यहां पे प्रदान करने से जवाबदेही की त्रिपक्षीय श्रृंखला यहां पे टूट सकती है, क्योंकि यहां पे एक प्राधिकरण का, इस बिल के माध्यम से एक प्राधिकरण का गठन किया गया है। उस प्राधिकरण के पास यहां पर वो सभी यहां पर अधिकार लेने की शक्तियां आ जाएंगी, सभी यहां पर देखा जाए तो निर्णय लेने की शक्तियां आ जाएंगी, और इसके कारण यहां पे जो पहले से एक शासित व्यवस्था है उसमें यहां पे बाधा पड़ सकती है। इसमें देखा जाए तो लोक सेवाओं, मंत्रियों, विधायिका और नागरिकों को जो कि एक त्रिपक्षीय श्रृंखला है जो इन्हें आपस में जोड़ती है, वो यहां पर समाप्त होने की आशंका है। इसके साथ साथ संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत का इसके माध्यम से उल्लंघन हो सकता है, जो कि बुनियादी संरचना के सिद्धांत का एक हिस्सा माना जाता है। एक और मुद्दा इसमें देखा जाता है कि विधानसभा कब बुलाई जाएगी, इसका निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार यहां पर, उपराज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, या फिर अन्य कोई शक्ति? तो इस बिल में यहां पर इसको लेकर भी एक चीज यहां पर देखने को मिली। ऐसे कई मामले, जैसे कि विधानसभा कब बुलाई जाएगी, जिसमें एलजी को पूर्ण विवेकाधिकार दिया गया है। इसका अर्थ यह हो गया कि अब मुख्यमंत्री जो है वो सरकारी कार्य के लिए सत्र बुलाने में असमर्थ हो जाएगा। एक और मुद्दा जहां पर एलजी को ज्यादा अधिकार दिए गए। तीसरा मुद्दा देखिए, विभाग के जो सचिव हैं संबंधित मंत्री से परामर्श किए बिना कुछ मामलों को सीधे एलजी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पास यहां पे ले जाएंगे। साथ ही कैबिनेट की सामूहिक जो जिम्मेदारी के खिलाफ यहां पे ये जा सकते हैं, और संबंधित मंत्री अपने इनपुट भी यहां पर इसमें नहीं दे पाएंगे। तो कितना परिवर्तन लेकर आया जाएगा इस बिल के माध्यम से, ये आपको एक संक्षेपण है। अब इसकी डिटेलिंग थोड़ी समझ लेते हैं, और डिटेलिंग समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारा संविधान है उसमें यूटी या दिल्ली को लेकर के क्या व्यवस्था है, उनको किस तरीके के अधिकार दिए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसके संबंध में क्या आया है। उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे कि इस बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और उनमें किसको क्या अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जो वर्तमान संदर्भ है दिल्ली का, जो स्थिति है उसको। देखिए, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, जो यूटीज यहां पर आपको बनाई गई हैं, इसमें राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त प्रशासक होता है वो प्रत्यक्ष रूप से यहां पर शासन करता है। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी को अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, एक विधानमंडल और मंत्रिपरिषद वाले ये केंद्र शासित आपको प्रदेश हैं, और जहां विधानमंडल और कह सकते हैं मंत्रिपरिषद है, वहां पे कार्य व्यवस्था आपको राज्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाई देती है। दिल्ली विधानसभा के पास देखें तो पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि, ये 3 मुद्दे छोड़कर राज्य सूची और संवर्ती सूची के तहत आने वाले विषयों पे कानून बनाने की इनके पास शक्ति भी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के पास समान विषयों पे कार्यकारी शक्तियां भी प्रदान की गई हैं इन्हें। साथ ही संसद के पास राज्य और संवर्ती सूची के उन विषयों पे कानून बनाने की शक्ति है जो कि यहां पर दिल्ली सरकार के पास है, जो कि हम व्यवस्था वर्तमान समय में राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों में देखते आए हैं। उपराज्यपाल की स्थिति को अगर हम देखें, जिसे हम एलजी कहते हैं,
दिल्ली के प्रशासक के रूप में यहां पर इन्हें नामित किया गया है, जो दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से ही यहां पर आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD एक्ट 1991 को अगर हम देखें तो इसमें दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज की यहां पर रूपरेखा तैयार की गई थी और यह विधानसभा की शक्तियों, एलजी की विवेकाधीन शक्तियों, एलजी को जानकारी प्रदान करने के मुख्यमंत्री के कर्तव्य को यहां पर रेखांकित करता है। तो यह पूरी एक व्यवस्था है जो कि हम दिल्ली में यहां पर देखते आए हैं, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था में हम देखते आए हैं। लेकिन अब इसमें होने जा रहा है परिवर्तन। यह परिवर्तन अभी से नहीं है, इसमें काफी समय पहले से इसमें घटनाक्रम चलते आए हैं, जिसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार गया और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपना एक डिसीजन दिया था। उस डिसीजन के माध्यम से कुछ मुद्दों को यहां पर उन्होंने स्पष्ट किया था। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में ही यहां पर हाल में अपना एक फैसला दिया है और इस फैसले में उन्होंने एक सिद्धांत को यहां पे समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक कोई भी जो सरकार है वो जवाबदेहिता के त्रिपक्षीय श्रृंखला पर यहां पर टिकी हुई है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि त्रिपक्षीय श्रृंखला होती क्या है। तो ये तीन मुद्दे यहां पर इसमें आते हैं। पहला, लोक सेवक मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होते हैं। दूसरा, मंत्री जो होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। और तीसरा, विधायिका जो होती है वो मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होती है। और इन्हीं तीनों की यहां पर हम कहते हैं त्रिपक्षीय श्रृंखला। अब आगे देखें यहां पर इस मुद्दे को और क्या व्याख्या इसमें किया गया था। एक कहा गया कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई कोई भी जो सरकार है वो सेवा में तैनात सरकारी अधिकारियों पर यहां पर नियंत्रण रखने और उन्हें जवाबदेह बनाए रखने में यहां पर उन्हें सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो सरकार का यहां पर सीधे अधीन होनी चाहिए कोई भी पुलिस प्रशासनिक सेवा। इसके अलावा जवाबदेही की त्रिपक्षीय श्रृंखला की जो पहली कड़ी को अगर तोड़कर बिल संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत हो सकता है। 2018 में अगर हम देखें एक निर्णय आया जिस सिद्धांत में यह समझाया गया था कि 2023 का निर्णय उसी को यहां पर आपको दोहराता हुआ आपको दिखाई देता है। इसमें कहा गया था कि मंत्री जो हैं अपने संबंधित विभाग में सरकारी अधिकारियों के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विधायिका के समक्ष यहां पर जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि यहां पर अधिकारी को बेसिकली वही जैसे निर्देश मिलते हैं वैसा काम करता है। इसलिए जो सरकारी अधिकारी जिस विभाग के अंतर्गत या मंत्रीगण के यहां कह सकते हैं के प्रति जवाबदेह है वो मंत्री फाइनली यहां पर उसके लिए पूरी जिम्मेदारी सदन में यहां पर लेता है। हालांकि बिल के तहत आपको दिल्ली के मंत्री नौकरशाही संबंधी विलंब के लिए अपने सरकारी अधिकारियों को यहां पे जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम है जो 2023 में डेवलप हुई थी और ये आई फाइनली यहां पर इस बिल के माध्यम। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया और फाइनली यहां पर देखा जाए मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है, लेकिन इस मुद्दे को से अलग यहां पर देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा यह बिल लेकर आया गया है और इस बिल के माध्यम से देखा जाए तो 4 मुद्दों को यहां पर इस बिल में शामिल किया गया है और इसमें परिवर्तन करने के या नए आदेशों को या नए शासनिक व्यवस्था को स्थापित करने का इसमें प्रयास किया गया है। आइए समझते हैं दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल की यहां पे क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें 4 मुद्दों पर हमें ध्यान देना है, 4 मुद्दों को हमें यहां पर आपको समझाना है। सबसे पहला देखिए, पहला मुद्दा है राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण का यहां पर आपको गठन किया गया है। क्या है ये प्राधिकरण? देखिए बिल में राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण की यहां पे स्थापना की गई है, जिसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी को कई लोक सेवाओं से संबंधित मामलों में यहां पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सेवाओं संबंधित मामलों में सुझाव देगा। कौन कौन से मामले इसमें शामिल होंगे? तो यहां पे देखिए पहला है तबादले और तैनाती करने को लेकर देखा जाए तो यह प्राधिकरण एलजी को यहां पे सिफारिश करेगा और एलजी यहां पे डिसीजन लेंगे। अभी तक ये सारे जो निर्णय होते हैं वो बेसिकली राज्य सरकार के अंदर आने चाहिए थे। इसके अलावा विजिलेंस संबंधित मामले, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अखिल भारतीय सेवाओं जिसमें शामिल है भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर और DANICS के ग्रुप ए के अभियोजन स्वीकृति, ये सारे जो मुद्दे हैं इन पर जो भी कह सकते हैं कि सुझाव होंगे ये प्राधिकरण किसको देगा? एलजी को देगा। ठीक है, प्राधिकरण देखा जाए और भी कार्यों को यहां पर सौंपे गए हैं जो कि वहां पर प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारी या कह सकते हैं उसके कार्यों के सूची में शामिल होंगे। पहला, अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो इस प्राधिकरण में मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य होंगे। टोटल प्राधिकरण में 3 ही लोग होंगे, एक अध्यक्ष जो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा और 2 सदस्य होंगे। इसमें आपको देखा जाए तो एक सदस्य जो है सचिव के रूप में दिल्ली सरकार के प्रधान गृह सचिव होंगे और दूसरे सदस्य के रूप में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव यहां पर होंगे। लेकिन दोनों ही सदस्यों की जो नियुक्ति करेगा वो यहां पर राज्य सरकार ना करके केंद्र सरकार
जो है प्रधान सचिव और मुख्य सचिव दोनों की यहां पर नियुक्ति करेगा। तो यहां पे देखा जाए तो सिर्फ मुख्यमंत्री ऑटोमेटिक यहां पर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद बाकी के जो 2 पद हैं उसको केंद्र सरकार भरेगी। प्राधिकरण के सभी जो निर्णय होंगे वो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर किए जाएंगे और एक बैठक के लिए यहाँ पे कोरम जो होगा वो 2 व्यक्तियों का होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर 3 सदस्य हैं, 3 में से 2 जो होते हैं एक पक्ष में यहाँ पर अपना निर्णय देते हैं तो उसको माना जाएगा। तीनों की सहमति यहाँ पे जरूरी नहीं होगी और कोई भी बैठक भी करनी है तो वहाँ पे तीनों सदस्यों को उपस्थित होना जरूरी नहीं है, 2 लोग भी अगर उपस्थित हो जाते हैं तो बैठक वहां पर हो जाएगी। तो ये तो पहला मुद्दा था जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण को लेकर इस बिल में शामिल किया गया। दूसरा जो मुद्दा यहां पर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों को भी क्या यहां पे बढ़ा दिया गया है। क्या मुख्यमंत्री से ज्यादा जो शक्तियां हैं वो एलजी को यहां पर दे दी गई हैं, तो उसको समझ लीजिए। पहला, एक्ट के तहत ऐसे मामले जिनमें एलजी अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं उनकी यहां पर सूची दी गई है। ठीक है, स्व विवेक के आधार पर एलजी क्या क्या काम कर सकते हैं। पहला, दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता के बाहर के मामले, लेकिन जो एलजी को यहां पर सौंपे गए हैं वो यहां पर एलजी स्वविवेक के आधार पर देखेंगे। दूसरा, ऐसे मामले जहां उनसे कानून के द्वारा अपने विवेक से कार्य करना और कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करना अपेक्षित है, उन संदर्भों में एलजी जो होंगे वह स्वविवेक से कार्य करते रहेंगे। इसके साथ साथ यहां पे 3 और मुद्दे इसमें शामिल किए गए। पहला, बिल यह भी निर्दिष्ट करता है कि ऐसे मामलों में एलजी अपने विवेक से कार्य करते रहेंगे। साथ ही बिल जो है एलजी की विवेकाधीन भूमिका का दायरा बढ़ाता है और उन्हें प्राधिकरण के सुझावों को मंजूरी देने, उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस लौटाने की भी यहां पर शक्ति देता है। ऐसा नहीं कि प्राधिकरण की सारी बातें इन्हें माननी ही हैं। प्राधिकरण जो मुद्दों पर सुझाव देगा वो हो सकता है कि एलजी उसे वापस भी कर दे। इसके साथ साथ एलजी और प्राधिकरण के विचारों में मतभेद होता है तो उस स्थिति में भी आपको एलजी का ही निर्णय अंतिम होगा। ऐसी भी स्थिति है कि यहां पर एलजी ही ओवरऑल देखा जाए तो उसके पास ही यहां पे सारी व्यवस्था शक्तिशाली, आप कह सकते हैं कि ज्यादा शक्ति यहां पे प्रदान कर दी गई है एलजी को। तीसरा इसमें मुद्दा शामिल किया गया इस विधेयक में कि मंत्रियों के द्वारा मामलों का निस्तारण कैसे किया जाएगा। इसमें अगर देखें तो दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री अपने ध्यान में लाए गए मामलों के निपटान संबंधी यहाँ पे अस्थायी अर्थात कि परमानेंट यहाँ पे कोई भी आदेश जारी कर सकता है जो भी विलंबित है। इसके अलावा आदेश संबंधित विभाग के सचिव के परामर्श से ही यहां पे जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मंत्री स्वयं यहां पे डिसीजन ले लेगा। क्या होगा, उसे अपने विभाग के सचिव से पहले परामर्श करना होगा, तब यहां पे आदेश जारी करेगा। इसके अलावा किसी भी आदेश जारी करने से पहले कुछ मामलों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से एलजी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिन पर एलजी यहां पे राय उनसे ली जानी चाहिए। तो यहां पर देखा जाए तो कई ऐसे भी मामले हैं कि जहां पर मंत्री या मुख्यमंत्री यहां पर स्वयं डिसीजन नहीं लेंगे। ऐसे मामलों को वो एलजी के समक्ष रखेंगे और एलजी जैसा कहेगा वैसा यहां पे काम होगा। कौन कौन से मामले हैं वो भी इसमें बता दिए गए हैं। जैसे कि दिल्ली में शांति व्यवस्था का मुद्दा होगा तो एलजी के समक्ष आपको रखना होगा। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, अन्य राज्य सरकारों के बीच कोई संबंध का मामला होगा तो वो भी आपको एलजी के समक्ष रखना होगा। विधानसभा को बुलाना हो, सत्रावसान करना हो या भंग करना हो, यह भी मुद्दा आपको एलजी के पास लेके जाना है। और वे मामले जिन पर एलजी को अपने विवेकाधिकार से आदेश देने का अधिकार होगा वो भी वहां पर एलजी ही देखेंगे। तो यहां पर देखा जाए तो एलजी को हर जगह यहां पर शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। चौथा मुद्दा यहां पे सचिवों का है। सचिवों के कर्तव्यों को भी यहां पर देखा जाए तो इस बिल में शामिल किया गया है, जिसमें 2 मुद्दे यहां पर विशेष रूप से हैं। पहला, इसके अतिरिक्त विभाग के सचिव को कुछ मामलों में एलजी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संज्ञान में यहां पे लाने होंगे। और दूसरा देखा जाए तो इसमें ऐसे मामले यहां पर आपको शामिल हैं जो दिल्ली सरकार को केंद्र या किसी राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय के संबंध में विवाद ला सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि कोई मामला है तो वो भी क्या करना होगा, आपको मुख्य सचिव के संज्ञान में यहां पर आपको लाना होगा, अन्य सचिवों के, अन्य विभाग के सचिवों को। तो ये मुद्दा ओवरऑल देखा जाए ये पूरा बिल है और इस बिल में यहां पर ये सारे यहां पे प्रावधान 4 अलग अलग चीजों को लेकर किए गए। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये बिल जो है पहले से स्थापित व्यवस्था का उल्लंघन करता है, संविधान में दिए गए निर्णयों का उल्लंघन करता है, उसमें दी गई बातों का यहाँ पे उल्लंघन करता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे मामले क्या हैं उसको भी समझ लीजिए कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि यहाँ पर देखा जाए तो एक विवादास्पद मुद्दे के रूप में देखने को मिलते हैं।
सबसे पहले देखिए, केंद्र सरकार को दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण देने से मूलभूत संरचना का यहां पर एक उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि मूलभूत संरचना यह है कि बेसिकली राज्य सरकार यहां पर इस तरीके के डिसीजन लेती है, और जो कि हमने ऊपर देखा यहां पर 3 अलग जो त्रिपक्षीय श्रृंखला का मुद्दा है वो भी यहां पर आपको टूटता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर यह बिल इस मामले का उल्लंघन कर रहा है। दूसरा देखें तो बिल कुछ मामलों में एलजी को सुझाव देने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करता है, जिसमें यहां पर कई मुद्दे जैसे कि तबादले, विजिलेंस संबंधी, दिल्ली अधिकारियों का अनुशासनात्मक कार्यवाही, ये सारे मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि देखा जाए तो इस तरीके के मुद्दे यहां पर आपको ऑलरेडी व्यवस्था में नहीं है। इसके अलावा प्राधिकरण में देखा जाए तो आपको 3 सदस्य रखे गए, ठीक है। 3 सदस्यों में आपने कहा कि 2 होंगे मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव, जिसकी नियुक्ति जो होगी यहां पर केंद्र सरकार करेगी। अगर केंद्र सरकार ही यहां पर आपको नियुक्ति करेगी तो एक तरीके से उसका नियंत्रण जो होगा वो प्राधिकरण पर बना रहेगा। तो यहां पर देखा जाए ये सदस्य वास्तव में दिल्ली के मुख्यमंत्री को आउटवोट कर सकते हैं, क्योंकि 3 में से देखा जाए 2 लोगों को यहां पर केंद्र सरकार नियुक्त कर रही है। तो यहां पर हो सकता है वो केंद्र सरकार का पक्ष लें, और ऐसे स्थिति में वो किसी भी मुद्दे पे एकमत हो जाएं वो 2 सदस्य, और मुख्यमंत्री की बातों को उन्हें यहाँ पे वो आउटवोट कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त बिल जो है एलजी के प्राधिकरण के सुझावों को रद्द करने की भी शक्ति प्रदान करता है। और मान लीजिए यहां पर कोई भी मुद्दा यहां पे पारित हो भी जाता है, प्राधिकरण वहां पर उसे आगे बढ़ाता भी है, तो वहां पर एलजी उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, वो उसे रद्द भी कर सकता है। इसलिए बिल जो है वो प्रभावी रूप से केंद्र सरकार को देखा जाए तो सीधे तौर पर दिल्ली में सेवाओं पर यहां पे अधिकार दे देता है। अगर दिल्ली सरकार का लोक सेवकों पर नियंत्रण नहीं है तो अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम यहां पे लागू नहीं कर सकती है। वो सारा मुद्दा किसके पास चला गया? सीधा इनडायरेक्टली वे में आपको केंद्र सरकार के पास आ गया है। यह जवाबदेही की त्रिपक्षीय श्रृंखला का उल्लंघन करता है। देखा जाए तो जो संसदीय लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता बनी हुई है, ये यहां पे सीधा सीधा इस चीज का उल्लंघन कर देता है। लास्ट यहां पे एक मुद्दा मैं आपको और समझा दूं। यहां पे देखिए, एलजी जो है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए मजबूर नहीं है। मुद्दा यहां पे क्लियर हो गया है, ठीक है, कि एलजी जो होगा वो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के मजबूर नहीं रह गया है। और इसके संदर्भ में देखा जाए तो कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि अनुच्छेद 239 ए के अनुसार क्या कहा गया है कि एलजी को अपने विवेक से कार्य करने के अलावा मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह पर कार्य करना होगा। यहां पे जीएनसीटीडी कार्य संचालन नियम 1993 में यह प्रावधान यहां पे किया गया है। किसी भी आदेश को जारी करने से पहले कुछ मामलों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से एलजी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और जिन पर एलजी की राय ली जाएगी, और जो मामले इसके अंतर्गत रखे गए हैं वो भी यहाँ पे आपको सूची दी गई है कि कौन कौन से मामले यहाँ पे राज्यपाल के समक्ष रखने हैं। जैसे कि दिल्ली की शांति व्यवस्था हो गई, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, अन्य राज्य सरकारों के बीच संबंधों का मुद्दा हो गया, और विधानसभा को बुलाना, सत्रावसान और भंग करने जैसे मुद्दे हो गए। इसके अलावा बिल उल्लिखित मामलों में विस्तार करते हुए केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार के संबंधों को भी इसमें शामिल कर देता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर आपको एलजी जो है मुख्यमंत्री से ज्यादा और हर तरीके के मुद्दे पर एक प्रभावशाली स्थिति में आ जाता है, और मंत्रिपरिषद या प्राधिकरण जैसे चीजों को यहां पर स्वीकारने के लिए भी बाध्य नहीं है। केंद्र सरकार डायरेक्टली यहां पर आपको सेवाओं पर नियंत्रण स्थापित करती है, और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों को उससे यहां पर आपको कई जो सेवा अधिकार प्राधिकार मुद्दे हैं उनसे यहां पर उसे बाहर करता है। तो ये सारा एक मुद्दा है। इसके अलावा यहां पर देखें, इसके अतिरिक्त एलजी की शक्तियों का विस्तार करता है। उनकी एकमात्र विवेकाधीन यहां पर देखा जाए तो शक्ति होगी, जो डिसीजन लेने में उन्हें यहां पर कहा जाए डिसीजन लेना है तो विवेकाधिकार शक्ति का वो प्रयोग कर सकते हैं। एलजी और मुख्यमंत्री के बीच यदि मतभेद होगा तो वहां पर भी आपको एलजी की राय को प्राथमिकता यहां पर दे दी गई है। अर्थात मुख्यमंत्री यहां पर कुल मिलाकर एक सचिव जैसा हो गया है, जो यहां पर सिर्फ किसी भी मुद्दे को लेकर यहां पर एलजी के समक्ष विचार रख सकता है। मानना ना मानना ओवरऑल यहां पे एलजी के हाथ में है। यह प्रावधान इस सिद्धांत का उल्लंघन कर देता है कि एलजी उन मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेंगे जो मंत्रिपरिषद की कार्यकारी यहां पे शक्ति यहां पर होती है। तो यहां पर यह मामला भी अब खत्म हो गया। और प्रावधान यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के फैसले का खंडन करते हैं, जिसमें कहा गया कि निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचित सरकार के पास है। तो इस मामले का भी यहां पर देखा जाए तो यह बिल सीधे सीधे तौर पर उल्लंघन कर देता है। तो देखा जाए तो कई सारे मामले हैं जो कि समझने वाली बात है कि यहां पर केंद्र सरकार करना क्या चाह रही थी, और एक तरीके से आपका यहां पर नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार के पास होगा। इसके अलावा बिल में कुछ शब्द भी अस्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलते हैं, उनको भी यहां पर आप देख लीजिए क्या क्या यहां पे अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है। जैसे कि एक्ट के तहत एलजी अपने विवेक से जो कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो कार्य किस प्रकार के होंगे वो यहां पर देखा जाए तो पूरी तरीके से आपको निर्दिष्ट नहीं है। जैसे कि यहां पे जरूर कहा गया है दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता के बाहर के मामले जो यहां पर एलजी को सौंपे गए हैं,
और दूसरा मुद्दा जो इसमें लिखा हुआ है, कैसे मामले जहां उनसे कानून के द्वारा अपने विवेक से कार्य करना या कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक कार्य करना अपेक्षित है, उन मामलों में वे विवेक का कार्य कर सकते हैं या स्व-विवेक से कार्य या निर्णय ले सकते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यहां पर देखिए है कि बिल ये निर्दिष्ट तो करता है कि वो विवेक से यहां पे काम ले सकते हैं, लेकिन एलजी का जो स्वविवेक से कार्य करेंगे ये स्पष्ट नहीं है कि एलजी का स्वविवेक या विवेक यहां पर कैसे एक दूसरे से भिन्न होगा। ठीक है, स्वविवेक और विवेक एक दूसरे से कैसे भिन्न है, उनमें किन मामलों में किस हद तक कहां पर यहां पर वो डिसीजन लेने में सक्षम होंगे, इन चीजों के यहां पर अभी भी अस्पष्टता देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मानदंड यहां पर है एलजी के स्वविवेक से निर्णय लेने के संदर्भ में, वो भी इसमें व्यापक हो सकते हैं। देखा जाए तो बिल में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे विभाग के सचिव को कुछ मामलों को एलजी और मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संज्ञान में यहां पे लाना होगा। ठीक है, अच्छी बात है, संज्ञान में लाना, अपने स्तर पे आप निर्णय नहीं ले सकते, बात सही है। इनमें ऐसे मामले शामिल हैं जो दिल्ली सरकार को केंद्र या किसी राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ विवाद में ला सकता है। ठीक है, ये भी मुद्दा सही है कि भाई अगर कोई विवादित मुद्दा आपको लगता है तो आप उसे वहां पर लेके जाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि किन मामलों में ये विवादास्पद मामला माना जाएगा, कि मुद्दा कौन सा होगा जिसे विवाद माना जाएगा, ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, विवादास्पद ले जाने चाहिए, लेकिन आप कैसे निर्धारित करेंगे कि पर्टिकुलर जो मुद्दा है वो विवादास्पद होगा। तो ये पूरा जो बिल है यहां पर, ये अपने आप में देखा जाए तो एलजी को यहां पे प्राधिकार देता है, मुख्य शक्ति के रूप में यहां पे स्थापित कर देता है, और ओवरऑल यहां पर मुख्यमंत्री की शक्तियों को यहां पर छीन कर देता है। तो आज यहां पर इस विधेयक में, इस यहां पर वीडियो में हमने देखा यहां पे दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल और उससे संबंधित मुद्दे। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यहां पे करंट के समसामयिक विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देख जरूर लीजिएगा, सभी मुद्दों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा अपने आप में लगातार हाईलाइटेड रहा है और कई बार यहां पे एग्जाम में पूछा भी जाता है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।